पार्टनरशिप चैप्टर में अब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन देख रहे हैं। सबसे पहले इलस्ट्रेशन नंबर 1 देखेंगे। सो हमने सारी जनरल एंट्रीज देख ली थी। आई होप आपने अब तक का जितना भी चैप्टर है वो पूरा रीड कर लिया होगा और उसको अच्छे से आपने याद कर लिया होगा कि क्या कौन सी जनरल एंट्रीज किस केस में बनाई जाती हैं। फर्स्ट इलस्ट्रेशन के अंदर आपके पास दो पार्टनर्स है ए एंड बी, और दोनों जो है वो 3:2 के रेशो में प्रॉफिट और लॉस को शेयर करते हैं। इन दोनों की बैलेंस शीट दी हुई है 31 मार्च 2013 की, और आपको ये बताना है कि मतलब इसकी डिसॉल्व कर रहे हैं ये दोनों पार्टनर्स अपनी बैलेंस फर्म को, आपको जनरल एंट्रीज और अकाउंट्स बनाने हैं। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जनरल एंट्रीज से। यहाँ पे आपके पास स्टॉक, डेटर, बिल्डिंग वगैरह की वैल्यू दी हुई है। जब इन्होंने डिसॉल्व करने का डिसाइड किया तो एसेट को रियलाइज किया गया था, किस तरीके से रियलाइज किया गया वो बता रखा है यहाँ पे। इसके अलावा क्रेडिटर्स को आपने कैसे पेमेंट करी, खर्चे आपने कैसे पेमेंट करे। टाइपराइटर था एक फर्म का जो आपकी फर्म ने खरीदा तो नहीं था लेकिन आपने उसको बेचा था, तो उसका आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है। सबसे पहले हम करते हैं एसेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, एसेट्स को हमेशा बुक वैल्यू पर रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर ट्रांसफर किया जाता है। ट्रांसफर करने की एंट्री बनती है आपकी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। तो जितनी भी आपकी एसेट्स हैं तो हमारे पास हैं डेटर्स, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट्स, मशीनरी एंड लैंड एंड बिल्डिंग। ये हमेशा बुक वैल्यू के ऊपर ही ट्रांसफर होती हैं। बुक वैल्यू हमें यहाँ पे बुक्स के अंदर यहाँ इनकी दी हुई है। तो डेटर्स की आप एक और चीज ध्यान रखिएगा, मैंने आपको बताया था कि जब भी एसेट्स के से रिलेटेड कोई प्रोविजन होता है तो हम उसको एसेट में से घटा के नहीं दिखाते कभी भी रियलाइजेशन अकाउंट में, हम उसे दूसरी साइड पे दिखा देते हैं। तो यहाँ पे प्रोविजन है 1800 का जो डेटर में से आपको यहाँ पे घटा के दिखाया हुआ है। जब हम रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करेंगे तो हम इसे दूसरी क्रेडिट साइड के ऊपर ट्रांसफर करके दिखाएंगे, घटाएंगे नहीं। तो डेटर्स यहाँ पे बुक वैल्यू यानी 40,000 रुपए के ऊपर आएंगे विदाउट प्रोविजन, जो बुक के अंदर वैल्यू लिखी हुई है डेटर्स की। इसके अलावा स्टॉक है 54,800, इन्वेस्टमेंट्स है 20,000, मशीन है आपकी 40,000 और लैंड एंड बिल्डिंग है हमारे पास 1 लाख रुपीज की। टोटल आपकी जो एसेट ट्रांसफर की गई है रियलाइजेशन अकाउंट में वो है 2,54,800 रुपीज की। इसके बाद बारी आती है लाइबिलिटीज को ट्रांसफर करने की। तो लाइबिलिटीज को ट्रांसफर करने की एंट्री आपकी बनती है, दो ही लाइबिलिटी हमारे पास, क्रेडिटर्स एंड लोन फ्रॉम ए। अगर यहाँ लोन फ्रॉम एज वाइफ होता ठीक है तो हम इसको यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट में आराम से ट्रांसफर कर सकते थे क्योंकि वो आउटसाइड लाइबिलिटीज होती। हम सिर्फ आउटसाइड लाइबिलिटीज को ही यहाँ पे ट्रांसफर करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर। लेकिन लोन फ्रॉम ए, पार्टनर से ही आपने लोन लिया हुआ है, पार्टनर तो आपकी फर्म का ही मेंबर था, इसलिए यहाँ पे हम इसे रियलाइजेशन में नहीं डालेंगे, इसका अलग से एक अकाउंट बनेगा। तो यहाँ पे लाइबिलिटी साइड पे तो एक ही लाइबिलिटी है, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट। इसकी बुक वैल्यू डाल देंगे 20,000 रुपए की। लेकिन यहाँ पे प्रोविजन है, प्रोविजन भी यहाँ पे हम ट्रांसफर करेंगे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है आपका ये 1,800 रुपए का। इसके अलावा कोई और लायबिलिटी नहीं है तो इसको सीधा टू रियलाइजेशन अकाउंट कर देंगे हम। इसके साथ ही साथ हम एक रियलाइजेशन अकाउंट भी बनाते चलेंगे। सबसे पहले जो एसेट ट्रांसफर करी है वो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड के ऊपर डाल देंगे हम।
इसके बाद हम इसमें लायबिलिटीज डालेंगे क्रेडिट साइड के ऊपर जो आपने ट्रांसफर करी है। नेक्स्ट चीज हमें जो करनी है वो ये है कि आपके पास यहाँ पे जनरल रिजर्व दिया हुआ है 25,000 रुपए का, और मैंने आपको बताया था जितना भी जनरल रिजर्व्स वगैरह होते हैं और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होता है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट जो होता है, उसको हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं। 2 पार्टनर है तो दोनों के कैपिटल अकाउंट में इसको ट्रांसफर कर देंगे। इसकी एंट्री बनेगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। आप जनरल एंट्रीज को जरूर ध्यान से पढ़ लें और उनको याद कर लें, समझ लें, क्योंकि सारा उसी का खेल है यहाँ पे। 2A's कैपिटल अकाउंट एंड 2B's कैपिटल अकाउंट। 25,000 रुपए का टोटल जनरल रिजर्व था। इसको दोनों में बांटते हैं हम इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दोनों का दिया हुआ है आपको 3:2, तो 3 और 2 के अनुपात में हम इसको बांट देंगे। ये आ जाएगा आपका 15,000 और 10,000। 2 के पार्ट में बांटेंगे, गुणा में 3/5 15,000, गुणा में 2/5 10,000 आ जाएगा। तो ये पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में जाएगा, तो यहाँ पे तो हम ट्रांसफर इसको करेंगे नहीं, ठीक है। जब पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे हम तब डाल देंगे उसमें इसको। नेक्स्ट हमारी एंट्री जो है वो आएगी कि आपने जितने भी एसेट्स हैं उनको यहाँ पे रियलाइज किया है, यानी उनको आपने बेचा है, बेच के पैसा निकाला है, तो उसकी हम एंट्री डालेंगे। जिस एसेट को रियलाइज किया गया है उस एसेट की एंट्री आपको डालनी है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कौन से एसेट को रियलाइज किया गया है। तो इसकी जो एंट्री बनेगी वो बनती है बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब यहाँ पे आप वर्किंग नोट में कैलकुलेट कर लेंगे कि कौन सी एसेट से कितना पैसा आया है। स्टॉक से आपके पास 45,000 रुपए आए हैं। मशीनरी 20% लेस वैल्यू के ऊपर बिकी है, तो मशीनरी आपकी 40,000 थी, 40,000 का 20% होता है 8,000, तो यानी 8,000 रुपए कम पे बिकी है, तो 32,000 मशीनरी से मिला आपको। डेटर्स आपके 35,000 रुपए में गए हैं, मतलब डेटर से आपने 35,000 रुपए रिकवर करे हैं। लैंड एंड बिल्डिंग 30,000 मोर देन बुक वैल्यू पे बिकी है, तो इसमें 1 लाख रुपए था, तो इससे 30,000 ज्यादा पे बिकी है, तो 1,30,000 रुपए यहाँ से आ गए हमारे पास। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट्स, अच्छा ए टुक ओवर इन्वेस्टमेंट को पार्टनर ने लिया है, तो इसकी एंट्री यहाँ पे तो नहीं आएगी, ठीक है, उसकी अलग से जनरल एंट्री बनेगी। इन सभी का आप टोटल कर लेंगे, जो जो आपने एसेट बेच के पैसा हासिल करा है, ये आएगा आपका 2,42,000। तो यहाँ पे हम डाल देंगे 2,42,000। साथ के साथ में हमने इसकी रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर एंट्री डाल देनी है क्रेडिट साइड पे। एसेट की सेल वाली एंट्री क्रेडिट पे जाती है, तो 2,42,000। उसके बाद पार्टनर ने जो एसेट ली है उसकी जनरल एंट्री डालेंगे। पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को हम यहाँ पे डेबिट कर देंगे। एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। उसने इन्वेस्टमेंट ली है और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है 15,000, तो यहाँ डाल देंगे। इसको हम एक कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे और रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड के ऊपर भी दिखाएंगे, तो यहाँ आ जाएगा बाय एस कैपिटल 15,000 रुपए। इसके बाद क्रेडिटर्स को आपने कैसे पेमेंट करी है, तो इसकी जो जनरल एंट्री बनती है क्रेडिटर्स के पेमेंट की, वो एसेट वाले की उल्टी बनती है, तो यहाँ रियलाइजेशन अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे। और 2 कर देंगे हम क्रेडिटर्स, सॉरी बैंक, पैसा गया है हमारे पास से, ठीक है। अब कितने रुपए की पेमेंट करी गई है वो देख लेते हैं। क्रेडिटर्स इस बात पे एग्री हो गए हैं कि वो 5% लेस लेंगे, मतलब उनका जितना पैसा बनता था उससे 5% कम लेना उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, आपको डिस्काउंट दे दिया एक तरह से। सो क्रेडिटर्स को आप 20,000 रुपए देने थे आपको, लेकिन 5% कम, 5 दूनी 10, यानी अब आपको सिर्फ उसे 19,000 रुपए देने हैं, तो यहाँ 19,000 डाल देंगे हम। 19,000 हो गया। अब इसको रियलाइजेशन अकाउंट में भी ट्रांसफर करेंगे।
वैसे तो आप कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट सभी अकाउंट अगर एक साथ बना ले तो वो ज़्यादा सही रहेगा, इजी पड़ता है, एंट्री बनाते जाओ और जिस अकाउंट के अंदर जिस अकाउंट का नाम लिखा हुआ है उस अकाउंट के अंदर उस एंट्री को ट्रांसफर करते जाओ, वो ज़्यादा इजी पड़ता है। तो अब मैं तो फिलहाल सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट इसके साथ बना रही हूँ, आप सारे अकाउंट एक साथ बना के चलेंगे वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके बाद हमारे पास और हमने क्या पे करा है, हमने कुछ एक्सपेंसेस पे करे हैं रियलाइजेशन के, तो इसको भी हम रियलाइजेशन अकाउंट से पे करते हैं। इसकी एंट्री भी ऐसे ही बनेगी आपकी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। 1200 रुपए के एक्सपेंस थे ये, तो एक तो बैंक अकाउंट में एंट्री चली जाएगी, एक रियलाइजेशन अकाउंट में डाल देंगे हम, टू बैंक अकाउंट 1200 रुपए की। उसके बाद एक एसेट जो थी वो सेल की गई है आपने, जो आपने खरीदी, मतलब आपने उसकी एंट्री नहीं दिखाई थी लेकिन उसको सेल तो किया है और फर्म ने उससे पैसा भी हासिल करा है, तो उसकी एंट्री हमें दिखानी पड़ेगी। बाकी एसेट से अलग दिखाई जाएगी क्योंकि इसे फर्म ने नहीं खरीदा था, ठीक है। 5000 का तो पैसा आएगा अगर आप एसेट बेचोगे तो यहाँ एंट्री बनेगी इसकी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। 5000 रुपए की ये एसेट थी, रियलाइजेशन में इसकी एंट्री डाल देंगे। ओके इसके बाद क्या किया गया है, ए का लोन अकाउंट भी है हमारे पास, ठीक है। तो इसकी एंट्री करेंगे हम, ए का लोन अकाउंट आपने चुकाया होगा तो ए इज लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। पैसा गया 16,000 रुपए का लोन था, तो ये लोन अकाउंट में और बैंक अकाउंट में इसकी एंट्री हो जाएगी। अब बारी आती है, अब रियलाइजेशन से रिलेटेड कोई एंट्री नहीं बची है, सब आप खत्म कर चुके हो, तो हम रियलाइजेशन अकाउंट का बैलेंस निकाल देते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट का आपको बैलेंस निकालना है कि इस पे प्रॉफिट हो रहा है या फिर इसके ऊपर लॉस हो रहा है आपके पास। सो आप यहाँ पे टोटल कर लेंगे, डेबिट साइड का टोटल करेंगे, ये आएगा मेरा 2,83,000, सो क्रेडिट साइड का 2,83,800 आएगा, ठीक है। 2,83,800 और इसमें से ये माइनस करोगे आप तो ये कम आ रहा है, 8800 का डिफरेंस आ रहा है। अब इस 8800 को करना क्या है, ये 8800 प्रॉफिट है रियलाइजेशन पे, पर इसको हमें दोनों पार्टनर्स में बांटना है, उनके कैपिटल अकाउंट में हम ट्रांसफर करेंगे। ए के कैपिटल अकाउंट में भी डालेंगे और बी के कैपिटल अकाउंट में भी डालेंगे, दोनों का हक है। किस रेशो में डालेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है उनका 3:2, तो 3/5 और 8800 गुणा में 2/5। इस तरीके से आप दोनों का हिस्सा अलग अलग निकाल लोगे तो ए का हिस्सा तो आएगा 5280 और बी का हिस्सा आएगा 3520, दोनों का टोटल 8800। ये यहाँ पे प्रॉफिट ट्रांसफर हो गया इनके कैपिटल अकाउंट में, 2,83,800, बैलेंस कंप्लीट। तो ये तो हो गया आपका रियलाइजेशन अकाउंट। अब इसके साथ ही साथ हम बना लेते हैं पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है, यहाँ हम डालेंगे कैपिटल अकाउंट्स, क्योंकि सभी पार्टनर के कैपिटल अकाउंट आप एक साथ ही बनाते हो, ठीक है। यहाँ ए की अमाउंट आएगी, यहाँ बी की अमाउंट आएगी। डेबिट में जो आएगा, अगर इस अकाउंट का कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड जो हमने रूल पढ़ा था ऊपर, ये वो रूल है, अगर प्रॉफिट आएगा तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट पे जाएगा, अगर लॉस आएगा तो डेबिट पे जाएगा। पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में अगर क्रेडिट बैलेंस बचता है तो मतलब कंपनी को पे करना है, और पार्टनर के कैपिटल अकाउंट का अगर डेबिट बैलेंस बचता है तो पार्टनर को पे करना है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा कौन सा बैलेंस बच रहा है। ये ए और बी का डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। सबसे पहले हमें इसका ओपनिंग बैलेंस डालना पड़ेगा, यहाँ आएगा ओपनिंग बैलेंस। जो भी पार्टनर्स को देना होता है वो उनके क्रेडिटर्स, मतलब पार्टनर जो लेते हैं फर्म से
वो सारा उनके क्रेडिट साइड के ऊपर दिखाते हैं। ओपनिंग बैलेंस हमें क्वेश्चन में इनका दिया हुआ है 1,20,000 ए के लिए और 80,000 दिया हुआ है बी के लिए। इसके अलावा हमने इसको पार्टनर्स को जो जो भी दिया था वो यहाँ डालेंगे। जनरल रिजर्व बांटा था हमने इन्हें, ठीक है। जनरल रिजर्व 1500 प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में गया था 15,000 और 10,000। इसके अलावा रियलाइजेशन पे प्रॉफिट जो हुआ है वो भी इसी साइड पे जाएगा, तो बाय रियलाइजेशन अकाउंट 5,280 और 3,520, ठीक है। तो ये जो चीजें थी ये फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी पार्टनर्स को देना, क्योंकि पार्टनर कंपनी के ओनर हैं, तो उनका कैपिटल में भी हक है, उनका जनरल रिजर्व में भी हक है, उनका प्रॉफिट में भी हक है। तो ये तो वो था। अब इनको दिया क्या क्या गया है, सबसे पहले तो एसेट दी गई है एक पार्टनर को, वो यहाँ आएगी, पेमेंट डेबिट साइड से होती है। ए ने एसेट ली थी 15,000 रुपए की, ठीक है, और कोई इसके अलावा कुछ नहीं दिया गया। इन दोनों के अकाउंट का अब यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस आ रहा है। क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या है, क्रेडिट साइड डेबिट साइड से ज्यादा है। क्रेडिट बैलेंस का मतलब होता है पार्टनर्स फर्म से और पैसा उनको लेना बनता है, तो पार्टनर फर्म से और पैसा लेंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा, पार्टनर्स को जो जो मिलना होता है, पार्टनर्स का जिस जिस चीज पे राइट होता है, जो जो रिसीव करना उनका हक होता है, वो क्रेडिट साइड पे हम दिखाते हैं। अगर क्रेडिट साइड डेबिट साइड से ज्यादा है तो फर्म पे करेगी पार्टनर को। अगर डेबिट साइड पे हम वो दिखाते हैं जो फर्म ने पार्टनर को दिया है अभी तक। अगर डेबिट साइड क्रेडिट साइड से ज्यादा आती है, यानी डेबिट बैलेंस आता है, तो फिर पार्टनर देगा फर्म को वापस। तो बाकी का पैसा यहाँ पे बैंक अकाउंट। ए को देगी फर्म 2,25,280 इनका बैलेंस पूरा करने के लिए, और बी को देगी फर्म 93,520, क्योंकि इनका क्रेडिट साइड का बैलेंस जो था वो 93,520 आ रहा था, यानी इन्हें फर्म से 93,520 लेने थे और फर्म ने अभी तक इनको कुछ नहीं दिया है, तो आखिरी में फर्म इनको 93,520 दे देगी। टोटल हो गया 1,40,280 और ये हो गया 93,520। तो ये हो जाएगा कैपिटल अकाउंट का आपका टोटल। अब कैपिटल अकाउंट बन गया तो फिर ए का लोन अकाउंट भी बना देते हैं। तो इसकी तो वहां पे जैसे एंट्री आई थी उस हिसाब से डालेंगे। एक बार इसका ओपनिंग बैलेंस डाल देंगे, बाय बैलेंस बीडी 16,000 था, और पेमेंट जो करी गई थी एज कैपिटल अकाउंट टू बैंक, तो इसके डेबिट साइड पे टू बैंक के नाम से एंट्री आ जाएगी। सारे पैसे इसको मिल गए, खत्म बात, ठीक है। इसके बाद एक और अकाउंट रह गया हमारा लास्ट, बैंक अकाउंट। तो जितनी भी जनरल एंट्री है उसमें बैंक का नाम लिखा हुआ है वो सारी की सारी उठा के आपको यहाँ पे डाल देनी है। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस डालेंगे हम, डेबिट साइड पे आएगा क्योंकि ये एसेट है हमारी। 8,000 का आपको ऑलरेडी कैश का बैलेंस दिया हुआ है। इसके अलावा आपने जो जिस चीज से आपका पैसा बढ़ता है वो डेबिट पे जाएगी और घटता है वो क्रेडिट पे जाएगी। और वैसे आप जनरल एंट्री की भी मदद ले सकते हैं। आपने कहाँ पे बैंक की एंट्री डाली थी, तो एक तो यहाँ डाली थी बैंक अकाउंट डेबिट, तो ये बैंक के डेबिट साइड पे जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट के नाम से। वैसे भी आप देख सकते हो जिस चीज से पैसा बढ़ता है आपके पास वो आप डेबिट साइड पे डालते हो, और जिससे घटता है वो क्रेडिट पे। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका जो आपने एसेट बेच के पैसा रिकवर करा था, रियलाइज किया था अपनी एसेट से, 2,42,000, तो ये आ जाएगा। और जो 5,000 रुपए की एक एसेट थी जो अलग से हमने शो करी थी, टाइपराइटर जो था, वो यहाँ आ जाएगा। दोनों को मिक्स करके नहीं दिखाएंगे हम। इसके अलावा जो आपने क्रेडिटर्स वगैरह को पेमेंट करी है और जो खर्चे वगैरह पे करे हैं वो सारे आपके बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड पे आएंगे। जनरल एंट्री की भी आप मदद ले सकते हो आराम से, तो उसको देखोगे तो भी आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि क्रेडिट साइड के ऊपर क्या आएगा आपका। एक तो 19,000 रुपए की पेमेंट थी, एक जो आपने एक्सपेंस पे करे थे 1,200 रुपए के, एक आपने ए का लोन चुकाया है,
और एक आपने पार्टनर्स को उनके कैपिटल अकाउंट का बैलेंस चुकाया है, वो भी आएगा यहाँ पे, वैसा तो आपने दिया ही है। तो ये आ जाएगा आपका 1,25,280 और 93,520। आप देखेंगे यहाँ पे बैंक अकाउंट का डेबिट और क्रेडिट साइड अगर टोटल नहीं हुआ तो आपका क्वेश्चन गलत होगा, लेकिन यहाँ पे बैंक अकाउंट का दोनों साइड का टोटल इक्वल आ रहा है, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही था। तो ये तो हो गई आपकी पहली चीज कि आपका किस तरीके से यहाँ पे अकाउंट बनते हैं। इसका बेसिक हमने देखा कैसे जर्नल एंट्री होती है, रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनता है, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट इलस्ट्रेशन पे जा रहे हैं। अब मैं सारे अकाउंट्स आपको बना के नहीं दिखाऊंगी, अब कोई भी डिफरेंट जो चीज आएगी मैं सिर्फ आपको वही बताऊंगी। इलस्ट्रेशन नंबर 2 देखते हैं अब हम। इसमें आपको जर्नल एंट्री नहीं बनानी है, सिर्फ हमें अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं। सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट ही डाल देते हैं यहाँ पे। इसके अलावा पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट डाल देते हैं यहाँ पे। तीन पार्टनर्स हैं इस फर्म में। एक्स, वाई और जेड। ओके, सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं। क्रेडिटर्स है मिसिज एक्सिस लोन है, तो ध्यान रखिएगा मिसिज एक्सिस लोन ये आपकी फर्म का हिस्सा नहीं है। ये भले ही एक्स की वाइफ हो पर ये आपकी फर्म का हिस्सा नहीं है, ये आउटसाइड लाइबिलिटी है, तो ये रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगा। लेकिन एक्स का लोन जो है, एक्स आपका पार्टनर है, ये रियलाइजेशन में नहीं जाएगा, इसका अलग अकाउंट बनेगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड की लाइबिलिटी है, लाइफ पॉलिसी की लाइबिलिटी है, कैपिटल अकाउंट्स का बैलेंस दिया हुआ है, बैंक बैलेंस डेटर प्रोविजन है, प्रोविजन को हमें अलग से दिखाना है। स्टॉक इन्वेस्टमेंट जॉइंट लाइफ पॉलिसी की आपके पास एसेट है, ठीक है। तो सबसे पहला हम क्या काम करते हैं रियलाइजेशन में, आप एसेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड पे ट्रांसफर कर लो। सबसे पहले इनकी बुक वैल्यू के ऊपर, तो डेटर्स चले जाएंगे, इसकी बुक वैल्यू है 15,000। स्टॉक 80,000, इन्वेस्टमेंट्स 20,000, जॉइंट लाइफ पॉलिसी 40,000, प्लांट 75,000 और लास्ट एसेट जो हमारे पास है वो है गुडविल। अगर यहाँ पे कैश या बैंक का बैलेंस दिया होता है तो ध्यान रखिएगा उसको हम कभी भी रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं डालते, क्योंकि वो ऑलरेडी पैसे की फॉर्म में है, उसको पैसे में कन्वर्ट नहीं करना होता। यहाँ गुडविल आ जाएगी 35,000 की दी हुई है। इसके बाद आप लाइबिलिटीज को यहाँ पे डालोगे उनकी बुक वैल्यू पे। लाइबिलिटीज है हमारे पास क्रेडिटर्स 18,500, मिसिज एक्सिस लोन 5,000, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 7,500, लाइफ पॉलिसी फंड 40,000। सारे की सारी आपने डाल दिए यहाँ पे लाइबिलिटीज। अब बारी आती है रियलाइज करने की। रियलाइज का मतलब है अब आपको इनको बेचना है। तो
एसेट जो भी आप रियलाइज करोगे उसकी एंट्री बनेगी क्रेडिट साइड के ऊपर बाय बैंक अकाउंट। अब हम वर्किंग नोट में अलग से कैलकुलेट कर लेंगे हमने कौन सी एसेट से कितना रिसीव करा है। तो यहाँ पे आपको सबके बारे में दिया हुआ है। जॉइंट लाइफ पॉलिसी से आपने 18,000 लिए, एक्स ने इन्वेस्टमेंट को टुक ओवर कर लिया तो वो तो एक्स के कैपिटल अकाउंट में जाएगा, फिलहाल इसको छोड़ देते हैं। वाई ने डेटर्स ले लिए हैं अमाउंटिंग टू 5,000 एट 4,000, रिमेनिंग डेटर्स रियलाइज। मतलब क्या हुआ है, डेटर्स हमारे पास टोटल थे यहाँ पे 15,000 रुपए के, ठीक है। अच्छा इसका प्रोविजन भी तो डालना है ना, प्रोविजन डालना तो हम यहाँ पे भूल ही गए। सबसे पहले तो इसका प्रोविजन ही आएगा डेटर्स का। ₹1,000 का, ठीक है। फिर एसेट को सेल करेंगे। ओके, नाउ डेटर थे हमारे पास 15,000 रुपए के। 15,000 रुपए के डेटर्स में से क्या हुआ है, 5,000 रुपए के डेटर वाई ने ले लिए 4,000 में। 5,000 रुपए के डेटर वाई ने ले लिए 4,000 रुपए में, यानी 1,000 के डिस्काउंट पे उसने इनको रिसीव कर लिया, ठीक है। दूसरा बच गए अब 10,000 के डेटर, इसमें से 75% बुक वैल्यू पे रियलाइज हुए हैं, तो इसका 75% निकाल लो। ये कितना आएगा 7500, यानी 7500 रुपए मिले हैं आपको 10,000 के डेटर्स के 7500% का। बेसिकली क्या हुआ है, डेटर 3 भागों में बटा है यहाँ पे। पहला भाग है 5,000 रुपए वाला। टोटल डेटर आपके पास थे 15,000 रुपए के, यानी 15,000 रुपए आपको किसी व्यक्ति से रिसीव करने थे। उसमें से 3 भागों में बांट दिया। 5,000 पहला भाग है, दूसरा भाग है 7500 का जो कि 10,000 का 75% है, और तीसरा भाग है आपका 2500 का जो कि उसी 10,000 का 25% है। 5,000 रुपए जो थे वो किसी पार्टनर ने ले लिए। वो उसने कह दिया, मान लीजिए आपके पास 2 आदमी थे, टोटल आपको 15,000 रुपए लेने थे। एक से आपको 5,000 रुपए लेने थे, एक से आपको 10,000 रुपए लेने थे। ये आपके डेटर थे 2। तो जो जिससे 5,000 लेने थे उसको आपके पार्टनर ने कह दिया कि इससे मैं पैसे रिकवर कर लूंगा, और उसने 4,000 रुपए उससे रिकवर करे हैं, ठीक है, डिस्काउंट। दूसरा था जिससे 10,000 लेने थे, तो 10,000 से कैसे लिए हैं, 10,000 वाले से आपको सिर्फ 75% पैसा मिला है, मतलब 75% जो अमाउंट है 7500 वही मिली है, 2500 वाली अमाउंट आपको नहीं मिली है। तो यहाँ से हमें रिकवर हो गए हैं पैसे डेटर से 7500, तो यहाँ पे हम डालेंगे 7,500, ठीक है। टोटल डेटर थे हमारे पास 15,000 रुपए के, जिसमें से मान लीजिए एक से लेने थे 5,000, एक से लेने थे 10,000। जिससे 5,000 लेने थे उससे किसी पार्टनर ने ले लिया, मतलब उस पार्टनर ने क्या कहा, इस डेटर से पैसा मैं रिकवर करूंगा अपने लिए, उसने ले लिया, ठीक है। उसने 4,000 रुपए रिकवर करे उससे। दूसरा जो था जिससे 10,000 लेने थे उससे फर्म को सिर्फ 75% रिसीव हुआ है, तो वो हमने यहाँ पे डाल दिया कि हमें डेटर से सिर्फ 7500 रिसीव हुआ है। देन उसके बाद है आपने स्टॉक बेचा है 41,000 रुपए का, तो ये आपको रिसीव हो गया। इसके बाद आपने प्लांट बेच दिया 40,000 का, तो वो आपको मिल गया। और कोई भी एसेट से आपको कुछ भी रियलाइज यहाँ पे नहीं हो रहा है, तो इन सब का टोटल कर लेंगे, ये आएगा आपका 1,06,500 रुपए का। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि आपने कौन सी एसेट से पैसा रियलाइज किया है, कौन सी एसेट को आपने किसी और को दे दिया, और किस एसेट से कितना पैसा रियलाइज किया, ये यहाँ पे कैलकुलेशन है। अब बारी आती है लाइबिलिटीज को पे करने की, तो यहाँ पे डालेंगे हम 2 बैंक। 2 ही लाइबिलिटीज थी, क्रेडिटर्स था अपना और ए का लोन था, ठीक है, जिसे चुकाया गया है। क्रेडिटर्स 18,500 और लोन 5,000 का, तो 18,500 प्लस 5,000 ये आ जाएगा 23,500। इसके अलावा और क्या क्या पेमेंट करी गई है, इस एडजस्टमेंट के अंदर हम देखेंगे। यहाँ पे एक्सपेंसेस पे करे गए हैं 1,000 और डैमेज पे करी गई है 8,000 की, तो वो भी डाल देंगे। ओके, नाउ एक्स ने जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट ली है वो इसको हमें रियलाइजेशन में भी एक बार दिखाना पड़ेगा ना, एंट्री तो बनती है इसकी रियलाइजेशन टू एक्स। तो बाई एक्सिस कैपिटल अकाउंट 25,000 के लिए। ऐसे ही वाई ने जो डेटर लिए हैं
तो 4,000 रुपये रेडी हुआ है उनको लेने में, तो 4,000 डाल देंगे यहाँ पे, और बाकी का आपका जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो ट्रांसफर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में आपका लॉस आएगा, लॉस हम यहाँ पे दिखाएंगे। तो कैपिटल अकाउंट एक्स वाई और जेड, लॉस इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बढ़ जाएगा। ये आ जाएगा 45,000 एक्स को, 30,000 वाई को और 15,000 जेड को। ये इनका लॉस का हिस्सा आया है, तो ये इनके डेबिट कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड के ऊपर शो होगा। अब बारी आती है कैपिटल अकाउंट बनाने की, तो वो कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले तो इनका ओपनिंग बैलेंस डालेंगे हम। अब क्वेश्चन में ना ही तो कोई अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, सॉरी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, ना ही कोई रिजर्व है, तो इनको कुछ फर्म की तरफ से देना बनता ही नहीं है सिवाय इनके कैपिटल अकाउंट के बैलेंस के। मतलब इसके अलावा इनको और कुछ देना नहीं बनता। फर्म ने दिया क्या क्या है इन्हें? सबसे पहले एसेट जो टेक ओवर करी थी, ठीक है, एक तो एक्स ने करी थी 25,000 रुपए की, एक वाई ने करी थी 4,000 रुपए के डेटर, जेड ने कुछ टेक ओवर नहीं करा। इसके बाद जो लॉस है इनको बियर करना पड़ेगा, वो यहाँ आएगा। लॉस यहाँ पे डालने का मतलब क्या है कि अगर मैं ये लॉस नहीं डालती ना, देखिए लॉस को भी पार्टनर शेयर करते हैं अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अंदर, ठीक है। तो यानी लॉस के बराबर का पैसा इनको आप नहीं दोगे क्योंकि वो इन्होंने भुगतना है। अब एक्स को टोटल, फर्म एक्स को 75,000 रुपये देती क्योंकि इसका पूंजी का 75,000 रुपये देना बनता है, ठीक है। इसमें से 25,000 रुपये तो इसने एसेट ले ली, ठीक है, लेकिन जो बाकी का बच गया आपका, ये 50,000 आ गया, आप 50,000 देती फर्म इसको, लेकिन क्योंकि फर्म को खुद को रियलाइजेशन पे लॉस हुआ है, तो जैसे पार्टनर्स को रियलाइजेशन के प्रॉफिट में हिस्सा मिलता है तो उनको लॉस भी में भी हिस्सेदारी करनी होती है। लॉस हुआ है 45,000 का, यानी 45,000 लॉस कौन बियर करेगा? एक्स, इसका जो हिस्सा है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अकॉर्डिंग। तो अब इसको 45,000 रुपये कम मिलेंगे, यानी अब इसे सिर्फ 5,000 रुपये ही देगी फर्म, ठीक है, क्योंकि लॉस में भी अब इन्हें अपना हिस्सा देना होता है। लॉस की वजह से जो अमाउंट इसको रिसीव करनी थी फर्म से वो कम हो गई। तीनों का लॉस डाल दिया। अब जो पैसा इन्हें फर्म की तरफ से मिलेगा वो आएगा, ए को एक्स को मिलेगा 5,000, वाई को मिलेगा 32,000 और जेड को मिलेगा 30,000। ये इनके कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है। बाकी आप निकाल ही सकते हो बैंक अकाउंट में क्या जाएगा, लोन अकाउंट में क्या जाएगा, वहां पे कोई भी कॉम्प्लिकेटेड एंट्री नहीं है। तो आज हम सिर्फ इतना ही करेंगे। 2 इलस्ट्रेशन हमने देखे हैं, बेसिक से इलस्ट्रेशन है, इनको अच्छे से आप कर लेंगे क्योंकि अब हम थोड़ी इसके बाद स्पीड पकड़ने वाले हैं। एक बार मुझे आपको थोड़ा आराम से बताना था कि कैसे क्वेश्चन को करना है, कैसे एंट्री बनेगी, कैसे उसको अकाउंट्स के अंदर डालना है। इसके बाद थोड़ा हम स्पीडली काम करेंगे। अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।